पीडीएफ शो हो रहा है बेटा? यस सर। ओके, चलो तो आज नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, गॉस सीडल इटरेशन मेथड। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था गॉस जैकोबी मेथड और जैकोबी इटरेशन मेथड, दोनों एक ही बात थी। ठीक है, यहाँ पर है हमारा, एक मिनट, यहाँ गॉस सीडल इटरेशन मेथड। ठीक है, तो इसने क्या किया, जो गॉस इटरेशन मेथड में हम पढ़ रहे थे, गॉस जैकोबी इटरेशन मेथड में, उससे थोड़ा सा इसने अपडेशन किया। वहां पे हम क्या कर रहे थे, जो हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन थी, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन के जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो हम लेफ्ट साइड रखते थे, और बाकी सभी एलिमेंट्स को हम कहाँ पहुंचा देते थे, राइट साइड में। ठीक है, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम राइट साइड पहुंचा दी, और हमारे पास लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या बचा, ओनली डायगोनल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो, और जो लेफ्ट एलिमेंट्स हैं वो, डायगोनल और लोअर, डायगोनल एलिमेंट्स और डायगोनल से लोअर एलिमेंट्स जो हैं वो हमें लेफ्ट साइड में रखने हैं, बाकी सबको कहाँ पहुंचाना है, हमें राइट साइड में। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमें लेफ्ट में रखनी है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हमें कहाँ लेके जाना है, राइट साइड में। ठीक है, यहां तक किसी को मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम होगी। पहले तो एन इक्वेशन लिख लो, ये जो हमारे पास एन इक्वेशन है 47 पे, ये एन इक्वेशन जो है हमारे पास, ये सभी लिख लें इस तरीके से, ये जो दी हुई है। एक मिनट रुकना बेटा जरा, इतना लिखो जरा। तो ये जो तुम्हारे पास एन इक्वेशन है, इस एन इक्वेशन में तुम्हें क्या लिखना है, यहाँ लिखना है वी कैन राइट एस। तो लिखना किस तरीके से है, ये पहले एन इक्वेशन ये लिख दो, कंसिडर ए सिस्टम ऑफ एन लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन इन एन अननोन्स। ठीक है, ये लिखा। उसके बाद ये डायगोनल एलिमेंट्स जो है तुम्हारे पास, ये लिख लो इधर ही, और जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, दैट मीन्स ये, यहाँ पे ये और ये सभी इधर ही लिखो लेफ्ट साइड में, और बाकी जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, दैट मीन्स ये पूरी इक्वेशन, यहाँ से ये इक्वेशन, और फिर ये इक्वेशन, और लास्ट में ये पॉइंट्स तो यहाँ ही रहेगा, इन सबको पहुंचा दो राइट साइड में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मुझे नहीं लग रहा यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम होगी। उसके बाद लिखो, नाउ इन के एथ इटरेशन, के एथ एंड के प्लस वन एथ इटरेशन। ठीक है, तो जो k प्लस वन एथ इटरेशन होगा वो तुम्हारे लेफ्ट साइड में अप्लाई होगा, और जो k एथ इटरेशन होगा वो तुम्हारे राइट साइड में अप्लाई होगा। ठीक है, तो देखते हैं फिर कहां पे पहुंचते हैं हम। 47 पेज पे था आई थिंक, ये आ गया। ठीक है, तो जैसे ही तुम लिखोगे ये, तो अब तुम देख पा रहे होगे यहाँ पे
कि फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ पहला एलिमेंट जो होगा, ओनली डायगोनल एलिमेंट्स a11 x1 यही k प्लस वन एथ इटरेशन में काउंट होगा, बाकी सभी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स थे और वो कहाँ चले गए, ऑलरेडी पहले हमारे राइट साइड में चले गए। और राइट साइड में मैंने बताया कि वो kth वहां पे इटरेशन यूज करेंगे। तो जो इसका कोफिशिएंट था डायगोनल मैट्रिक्स का, उससे हमने डिवाइड भी कर दिया, ये हो गया -1/a11। और जो ये राइट साइड में गए हैं, इसमें पूरे में हमने क्या लगा दिया, kth लगा दिया। ठीक है, देख रहे हो तुम, kth लगा हुआ है। और प्लस b1 तो था ही, b1 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, a11 से। तो पहली इक्वेशन में मुझे नहीं लग रहा कि किसी को कोई दिक्कत होगी। सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा, एक तो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स होगा और एक डायगोनल एलिमेंट से पहला एलिमेंट जो होगा a21 x1, ये वाला जो एलिमेंट है, ये हमारे कहां पे थे, लेफ्ट साइड में थे। और बाकी पूरी इक्वेशन हमारी कहां पे आ चुकी है, राइट साइड में। जो पूरी इक्वेशन राइट साइड में आ चुकी है, तो ये हमारा kth इटरेशन होगा। और जो लेफ्ट साइड में दो एलिमेंट हैं, तो ये कौन से होंगे हमारे, k प्लस वन एथ इटरेशन। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स था वो तो तुम्हारा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x2 k प्लस वन एथ। ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट है उससे हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद ये a22 आ गया और यहाँ पे भी a22 आ गया। अब बचता है फर्स्ट एलिमेंट जो a21 वाला है। तो देखो a21 वाला अब राइट साइड में हमने पहुंचा दिया, माइनस साइन के साथ जाएगा, तो a21 x1 k प्लस वन एथ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में था और लेफ्ट साइड में हमने क्या अप्लाई किया, k प्लस वन एथ इटरेशन अप्लाई किया है। क्लियर है। सेकंड एंड सोन और लास्ट इक्वेशन में पूरी की पूरी इक्वेशन कहां पे होगी, हमारी लेफ्ट साइड में होगी, क्योंकि ये डायगोनल इक्वेशन का लास्ट एलिमेंट्स होगा एक तो, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का लास्ट रो जो होगी वो इस इक्वेशन से बन के आएगी। ठीक है, इज इक्वल टू बी एन होगा, इज इक्वल टू बी एन। तो अब डायगोनल एलिमेंट्स तो हमें यहीं रखना है, क्योंकि उसकी तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक्स एन के प्लस वन एथ हो गया, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब कहां पहुंचा दिए हमने, राइट साइड में। और राइट साइड में जब जाएंगे ये, कि लेफ्ट साइड में थे, अब ये के प्लस वन एथ के साथ जाएंगे। तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे पूरे एलिमेंट किसके साथ गए हुए हैं, यहाँ पे के प्लस वन एथ इटरेशन के साथ गए हुए हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी यहाँ पर एक बेसिक चीज थी। इसको लिखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जैसे कि इसने यहाँ पे लिखा हुआ है इस फॉर्म में, ऐसे। ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसके बाद कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे तुम्हारा मन करे वैसे कर सकते हो, लिखने का तरीका तुम्हें समझ में आना चाहिए। बस यहाँ पे दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है कि गोस जैकोबी इटरेशन ने सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को k प्लस वन एथ में कंसिडर किया था, जबकि सीडल ने लोअर प्लस डायगोनल दोनों को कंसिडर किया है। बस इतना सा माइनर चेंज है इसमें। ठीक है, तो बताओ यहां तक किसी को कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताओ, फिर इस पे एक क्वेश्चन लगाते हैं। बताओ बेटा। रिया, रिदम, खुशी, अनुभव, भाविका, प्रियांशु, अंकित। सर ये लेफ्ट हैंड साइड का तो आ गया समझ, राइट हैंड साइड में ले रहे हैं ना अपन, इसमें थोड़ी सी हाँ, दिक्कत आ रही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जैसे हम पहले जो जैकोबी इटरेशन था, वहां पर हम अपर और लोअर मैट्रिक्स दोनों लेके जाते थे। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स था उसको हम लेफ्ट में रखते थे, और बाकी उस इक्वेशन के जो पार्ट्स बचते थे उन पार्ट्स को हम कहाँ उठा के ले जाते थे, राइट साइड में ले जाते थे। और राइट साइड में जिसको लेके चले गए हम, वो kth इटरेशन में काउंट होगा। बस इतना सा काम कर लो। जो ऑलरेडी राइट में दिया हुआ है, जैसे बी है, तो बी तो हमारा क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ने वाला। इफेक्ट तो के प्लस वन, के प्लस टू का जो पड़ेगा वो वेरिएबल्स पे पड़ेगा, क्योंकि इनकी तो वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं हर इटरेशन में। बताओ प्रियांशु। यस सर। सर इसमें यस सर। गॉटेड। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताओ बेटा अंकित। सर इसमें kth उसको ही लेंगे जो लोअर होंगे उससे, डायगोनल मैट्रिक्स से। नहीं नहीं, उनको तो k प्लस वन एथ ले रहे हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट आते हैं, डायगोनल से नीचे के एलिमेंट आते हैं, ऊपर वाले तो यस सर, जीरो होते हैं।
ठीक है। नहीं सर वही और बोल मैं रहा हूँ यही नीचे कह वाले रहा हूं को। कि डायगोनल और डायगोनल से नीचे के एलिमेंट हम लेफ्ट में रखेंगे, और जो लेफ्ट में रहेंगे वो k प्लस वन एथ होंगे, बस सीधी सी बात है। ओके सर। पहले उनमें k प्लस वन एथ लगा लो और बाद में उठा के उनको राइट साइड में भेज दो। ठीक है, ओके गॉट सर। इट। ओके सर। अनुभव क्लियर है बेटा? भाविका, हरप्रीत, क्लियर है सर। हरप्रीत, यस हर्ष, यस सर क्लियर है। ठीक है, गुड बेटा। जानवी, खुशी, यस क्लियर है। यस सर। नितेश कुमार मंडल, यस सर। क्लियर है बेटा? कहीं पे कोई डाउट आए तो पूछो। क्या बेटा? क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। कई बार होता है कि थोड़ी इतनी हमारी माइंड में सेट नहीं होती, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन कर लेते हैं तब हमें समझ में आने लगती है, अच्छा थोड़ी में ये वो ऐसे कह रहा होगा। ये बात यहाँ पे इस तरीके से है। कुछ वहां पे जो है ना एक नंबर दिखते हैं हमें 1 2 3 4 5, इक्वेशन कम रहती हैं, तो इजीली हम उसको कैच कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, उसके बाद देखते हैं फिर अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आएंगी तो फिर लेते हैं उसको। क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास कि 2x1 माइनस x2 प्लस 0 इंटू x3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये 0 इंटू x3 लिखना कोई जरूरी नहीं है, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इसने दिया हुआ है। दिया इसलिए बच्चे कई बार पेपर में ना परेशान हो जाते हैं, सर इसमें तो x3 दिया ही नहीं है, तो उसने लिख दिया कि x3 दिया है लेकिन उसका कोफिशिएंट 0 है। तो 2x1 माइनस x2 प्लस 0 इंटू x3 इज इक्वल टू 7, minus x1 plus 2x2 minus x3 is equal to 1, and last equation is 0 into x1 minus x2 plus 2x3 is equal to 1। ये दिया हुआ है, ठीक है। और इनिशियली अप्रोक्सीमेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x नोट इज इक्वल टू 0, यानी कि 0th इटरेशन में x1 x2 x3 की जो वैल्यूज हैं वो कितनी है, 0 0 0 दी हुई। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये तीन इक्वेशन लिख लो तुम। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन को लिखो और यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन, इनिशियली अप्रोक्सीमेशन लिखो कि x0 इज इक्वल टू 0। ये जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर का मतलब ये है कि जितने भी इसके कंपोनेंट होंगे वो क्या है, जीरो है, और इसके तीन कंपोनेंट है x1 x2 x3। लिखने के बाद अब लिखेंगे वी कैन राइट एस। तो कैसे लिखेंगे कि ये एलिमेंट हम यहीं रखेंगे, ठीक है, 2x1 यहीं रखेंगे, उसके बाद x2 को राइट साइड में लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया x2 प्लस 7। यहां तक मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम होगी, लिखते रहो साथ के साथ मेरे कि 2x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x2 प्लस 7। नेक्स्ट इक्वेशन जो होगी माइनस x1 प्लस 2x2 यहीं रहने दो और x3 को राइट साइड में ले जाओ, तो ये हो जाएगा x3 प्लस 1। ठीक है, और लास्ट इक्वेशन, यानी कि अब लास्ट इक्वेशन है तो डायगोनल और डायगोनल से नीचे के एलिमेंट, यानी कि 0 इंटू x1 माइनस x2 प्लस 2x3, ये तीनों ही यहीं रहेंगे, इनको राइट साइड में ले जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहीं रहने दी हमने, इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ बाय गॉस सीडल इटरेशन मेथड इन k प्लस 1th एंड kth इटरेशन, तो क्या हो जाएगा अब कि x1 k प्लस 1th, x1 k प्लस 1th इज इक्वल बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 x2 kth प्लस 7, क्योंकि राइट साइड में हम क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं, kth। शायद इक्वेशन बेस पे इसने सोल्व नहीं किया हुआ है इसको, इसने मैट्रिक्स फॉर्म से ही सोल्व किया हुआ है, तो मैं करा रहा हूं तुम्हें, मेरे साथ करते रहो तुम। तो x1 k प्लस 1th इज इक्वल टू आ गया x2 kth प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई डाउट होगा। नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी माइनस x1 kth k प्लस 1th माइनस x1 k प्लस 1th प्लस 2x2 k प्लस 1th इज इक्वल टू x3 kth, क्योंकि x3 को ऑलरेडी पहले ही हमारा कहां पे चला गया था, राइट साइड में, तो x3 kth प्लस 1।
ठीक है, अब इस इक्वेशन को और मॉडिफाई कर लो। जो यहाँ पर x1 था इसको अब राइट साइड लेके जाएंगे तो ऑलरेडी ये k+1h हो चुका है, तो राइट साइड में भी अभी k+1h ही जाएगा। तो ये हो जाएगा x1 k+1h प्लस x3 kth प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2, इससे हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इक्वेशन देख लो क्या आ गई तुम्हारे पास, x2 k+1h इज इक्वल टू 1/2 x1 k+1h प्लस x3 k+1h और प्लस 1। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई तुम्हारी। नेक्स्ट इक्वेशन, यहां पर ये तो 0 है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये आ गया माइनस के x2 k+1h प्लस 2 x3 k+1h इज इक्वल टू 1। इसको और मॉडिफाई कर लो, इस x2 को उठा के राइट साइड में भेज दो। जब राइट साइड में हम भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2x3 इज इक्वल टू 1 प्लस x2 k+1h, 2 से डिवाइड भी कर दो तो ये हो गया x3 k+1h इज इक्वल टू 1/2 x2 k+1h प्लस 1। तो ये तीनों इक्वेशन मैंने तुम्हें बिल्कुल चेंज करके दिखा दी कि किस तरीके से हमें चेंज करना होगा और किस फॉर्मेट में हमें लिखना होगा। तो आई थिंक ये इक्वेशन इसी फॉर्मेट में हम लिख चुके हैं जहां ये फॉर्मेट दिया हुआ है। कैसे ये फॉर्मेट बनाना है ये मैंने तुम्हें बता दिया, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। वहां पर डायगोनल एलिमेंट्स को लेफ्ट में रखते थे, यहां लोअर प्लस डायगोनल को लेफ्ट में रखना है। लेफ्ट वालों में k+1h लगाना, राइट वालों में kth लगाना, बस इतनी सी बात है। सभी ने लिख लिया यहां तक? इसके बाद अब लिखेंगे कि यहाँ तीनों इक्वेशन एक साथ लिखने के बाद लिख लो कि k गोस 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटिव। अब नीचे हेडिंग लिखो फर्स्ट इटरेशन, फर्स्ट इटरेशन ब्रैकेट में लिख दो k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0। तो तीनों इक्वेशन को बारी से लिखो एक 1 बाई 1 कि x1 1h, x1 1h इज इक्वल टू 1/2 x2 0h प्लस 7। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी रिपीट करना एक बार। देखो x1 1h, x1 1h इज इक्वल टू 1/2 x2 0h प्लस 7। ये डिवाइड जो होगा पूरे होल में डिवाइड है, x2 भी डिवाइडेड बाई 2 है और 7 भी डिवाइडेड बाई 2 है, तो इसलिए मैंने पहले ही बाहर 1/2 से डिवाइड कर लिया पूरी को। अब इसके सामने ही लिख लो x नोट कितना है, 0 दिया हुआ है तुम्हें, x2 0 कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो 0 रखो। तो आई थिंक 7/2 3.5 आ जाएगी। x1 1h की वैल्यू 3.5। गोट इट? सभी की आ रही है बेटा? यस सर। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन थी तुम्हारे पास अब x2। तो x2 की वैल्यू अब यहाँ पे जो k इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ये हो जाएगा x2 1h इज इक्वल टू x1 0h, नहीं x1 0h नहीं आएगा, x1 1h आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, अब यही गलतियां होंगी वहां पे, माइनर। x2 1h इज इक्वल टू x1 1h प्लस x3 0h प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। x1 की वैल्यू अभी तुमने फाइंड आउट की है। इसमें क्या हो रहा है कि जो भी इटरेशन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं उस इटरेशन में उसी इटरेशन के द्वारा निकाली हुई जो वैल्यू है अपने प्रीवियस वेरिएबल्स की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, जबकि पहले वाले इटरेशन में ऐसा नहीं था कि x1 x2 x3 अगर सेकंड इटरेशन में निकाल रहे हैं तो ये टोटली वैल्यू फर्स्ट इटरेशन पे डिपेंड करती थी। लेकिन यहां पर तुम देख पा रहे हो कि फर्स्ट इटरेशन निकाला तो x1 तो इंडिपेंडेंट था, तो वो तो 0h पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन x2 अब किस पे डिपेंड कर रहा है, 0h पे भी कर रहा है और 1h पे भी कर रहा है। x1 की 1h वैल्यू पे कर रहा है और x3 की 0h वैल्यू पे कर रहा है। ठीक है, तो अपने प्रीवियस जो वेरिएबल्स है वो तो उस इटरेशन की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, और जो इसका सक्सेसिव
वेरिएबल है, यानी कि x3 वो अपने प्रीवियस इटरेशन पे डिपेंड करेगा। समझ आ रही है या नहीं आ रही बात? अगर नहीं आ रही तो पूछो बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं तुमसे। सर जो इसमें x3 है वो तो लास्ट की पे होगा सर kth, हाँ और जो बिल्कुल। x1 है के वो k के प्लस प्लस वन एथ kth पे पे। है, यानी कि उसी करंट जो इटरेशन चल रहा है उसी पे डिपेंड कर रहा है वो। ओके सर। बिल्कुल, गॉट इट। तो देखो इसमें वैल्यू कितनी आ रही है अब। आई थिंक 2.25 आनी चाहिए। तुम रिप्लाई देते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, क्लास में जो बच्चे हैं उनकी समझ में भी आ रहा है, जैसे मैं उनसे बोल रहा हूँ वैसे वो सोल्व भी कर रहे हैं। तो इसलिए बेटा मुझे रिप्लाई जरूर देते रहा करो। हो भी गया तो भी दे दो, नहीं हुआ तो भी दे दो, नहीं हुआ तो मैं कराऊंगा तुम्हें, हो गया तो बहुत अच्छी बात है बेटा। 2.25 ही आ रहा है सर। ठीक है, गुड 2.25। गुड, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट इटरेशन चलते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन में। ये तो जीरो हो चुका है ऑलरेडी। ये x2 कहाँ पे है? अब राइट साइड में था, किसके साथ था? k प्लस वन एथ के साथ। तो अब यहाँ पे हो जाएगी इक्वेशन ये x3 वन एथ इज इक्वल टू x3 वन एथ इज इक्वल टू x2 वन एथ प्लस वन बाई टू। x2 की वैल्यू अभी निकालिए 2.25, वैल्यू पुट करो यहाँ पे। 2.25 प्लस वन तो कितना हो गया? 3.25 डिवाइडेड बाई टू। तो देखो 1.62 समथिंग आ रहा होगा, 625 625। गुड। तो ये फर्स्ट इटरेशन में तुम्हारे आंसर आ गए, और एक बार चेक कर लेते हैं इसको। चेक करने के बाद देखते हैं, देखो यहाँ पे यही तो आंसर आ रहे हैं तुम्हारे, 3.5, 2.25 और 1.625। तो लास्ट में इसको इस तरीके से फॉर्मेट में लिख दिया करो कि x वन एथ, x वन एथ, x ये वेक्टर है, इस वेक्टर के अंदर तीन कंपोनेंट है, x1 x2 x3, और वन एथ का मतलब फर्स्ट इटरेशन। तो x वन एथ इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख भी दो कि x1 वन एथ, x2 वन एथ, x3 वन एथ, और तब ये पूरा वेक्टर यहाँ पे लिख दो। तो ये कंप्लीट तुम्हारा आंसर हो गया इन फर्स्ट इटरेशन। ठीक है, अब यही काम तुम्हें सेकंड इटरेशन और थर्ड इटरेशन में करना है। अब लिखो, हेडिंग डालो सेकंड इटरेशन k गोस k इज इक्वल टू 1, और सोल्व करो फिर, और देखो वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं। करो सोल्व बेटा। सेम इसी तरीके से रिपीटिशन करना है। एक बार स्टार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन तो फिर रुकने वाला नहीं है। और ये भी ध्यान रखना कि कहीं अगर पहले इटरेशन में हमने गलती कर दी तो ये भी तुम्हें पता है कि बेटा सारे इटरेशन गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो वैल्यूज आएंगी वो नेक्स्ट वैल्यू इन्हीं पे डिपेंड करेंगी, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो करो थोड़ा सा ध्यान से।
हो गया बेटा सेकंड इटरेशन? Yes, sir. ओके, कितना आंसर आया? 4.625 हम्म, और 3.6 हम्म, 2.35 3125। टू ठीक है, गुड। 2.3125। हाँ ठीक है, यही आ रहे हैं इधर। x2 मतलब सेकंड इटरेशन में x1 की वैल्यू है 4.625, नेक्स्ट है x2 की वैल्यू 3.625 एंड लास्ट वन x3 इज 2.3125। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। लास्ट इटरेशन, थर्ड इटरेशन और फाइंड आउट करो इसमें अभी, और देखो उसकी वैल्यू क्या आ रही है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर इसमें x2k की वैल्यू ये वाली लेंगे 2.25 जो उसमें निकाली थी हमने, जो सेकंड एक इटरेशन मिनट निकालेंगे एक सर। मिनट एक मिनट रुको जाओ। हाँ आप बताओ क्या कर रहे थे, बोलो बेटा। हाँ बेटा अब बोलो। सर जो सेकंड इटरेशन निकालेंगे हाँ k इज इक्वल टू 1, सर उसमें k2 की जो kth लेंगे वो सर वो पुरानी वाली वैल्यू लेंगे 2.25। कि सेकेंड इटरेशन में जब k इज इक्वल टू 1 रखेंगे, हाँ उसके बाद आप बताओ किसकी वैल्यू। जो जो सर x2 kth की जो वैल्यू लेंगे वो पुरानी वाली लेंगे ना 2.25। x टू kth का क्या मतलब है? यहाँ पे कौन सी इक्वेशन की बात कर रहे हो, फर्स्ट की सेकंड की थर्ड ये इक्वेशन सर की? फर्स्ट की सर। तो फर्स्ट में अब मैंने क्या बताया था, डायगोनल एलिमेंट लेफ्ट में रखना, बाकी कहाँ पहुंचाना है हमें, राइट साइड में। तो यस जो सर। राइट साइड में पहुंच गया तो वो क्या हो गया, kth हो गया, और जो यस सर। लेफ्ट में है वो k प्लस 1th है। बस सीधा सा कॉन्सेप्ट ये याद रखो। तो जब राइट में पहुंच गया तो kth है, और k की वैल्यू कितनी रख रहे हो तुम, 1 रख रहे हो, यस सर। 1 आ जाएगी। ओके सर।
हो गया बेटा? हो गया सभी का Yes, sir. कंप्लीट? बताओ क्या क्या आंसर आ रहे हैं। बताओ बेटा क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। Sir, 5.3. Sir, 5.3125 और ठीक है 4.3125 ठीक है और सर 2.65625। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। तो ये फोर्थ पैलेस में या ज्यादा से ज्यादा फिफ्थ पैलेस तक लिखने, इससे ज्यादा वैल्यूज नहीं लिखनी इसमें। ठीक है, यही तुम्हारे आंसर आ रहे हैं, देख पा रहे होगे तुम। जिसने सोल्व नहीं किया वो भी सोल्व कर लें, इसको कंप्लीट सोल्व कर लें, क्योंकि इन दोनों से एक क्वेश्चन जरूर आता है, 101% आता है। चाहे तुम्हारे ऑनलाइन एग्जाम हो या ऑफलाइन एग्जाम हो, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है इससे। जैकोबी इटरेशन से और जैकोबी सीडल से, एक दोनों से एक मिला के एक क्वेश्चन आता है। गोस एलिमिनेशन से और गोस जॉर्डन से, उन दोनों से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे दो क्वेश्चन तो ये 101% आएंगे ही आएंगे। तो ये तो तुम्हारा हो गया इक्वेशन बेस। कल हम करेंगे इसको मैट्रिक्स बेस। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्ट्स। सेट अप द गॉस सीडल इटरेशन स्कीम इन द मैट्रिक्स फॉर्म और स्टार्ट विद x नॉट इज इक्वल टू 0, इटरेट 3 टाइम्स। ठीक है, तो ए और बी पार्ट जो भी हैं इसके दोनों लिखने हैं तुम्हें। फर्स्ट सेकंड ये इक्वेशन बेस सोल्व करना है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12, नहीं 12 नहीं करना तुम्हें, नहीं और कोई से नहीं करना, बस 10 और 11। 10 में दो पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड, तो दो क्वेश्चन हो गए, और 11 में एक ही पार्ट है तो एक क्वेश्चन ही हो गया। टोटल मिला के 3 क्वेश्चन हैं तुम्हारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 में 4x4 की मैट्रिक्स है, यहाँ पे 4 इक्वेशन है, 4 ही वेरिएबल्स हैं, लेकिन तुम देख पा रहे हो कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे 0 हैं, जिनके कोफिशिएंट 0 हैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व करना। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करना। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बेस वाला जो मेथड है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। कल हम करेंगे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, चलो मैं तुम्हारी अटेंडेंस ले लूँ।